Hello friends, welcome back to my channel. So today I'm gonna teach you all history chapter of the ninth standard which is of the Maharashtra board. तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर नाइन्थ की बुक में जो दिया है इट इज़ ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री. तो इस पूरे चैप्टर में क्या दिया है, यानी हम लोगों को जो भी हिस्ट्री की मतलब जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए या जो भी वो सब कैसे पता चला, तो वो सब कुछ हमें कुछ सोर्सेज की मदद से पता चला है. लाइक देयर वर सम इफ़ यू कुड से न्यूज़पेपर हो गया, कुछ कॉइन्स हो गए, कुछ ओल्ड पॉट्स, सील्स, ये सब जो भी बेसिक चीज़ें जो पास्ट के लोग यूज़ करते थे वो सब के ऊपर रिसर्च करके हमें पता चला है. So these are the sources of history, but since you are in the ninth standard, so we will be studying it in a little higher way, okay? So without wasting time, let's begin. ओके तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में यही दिया है कि हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हम सबको पता है एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न. तो इंडिया का जो हिस्ट्री है वो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. तो ये जो स्टैंड की बुक है इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का. ओके तो इसके अंदर जो भी है, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या सोर्सेज की मदद से हम लोगों ने रिसर्च किया है. तो द मॉडर्न सोर्सेज जो है वो कंसिस्ट करता है किस चीज़ का. इट कंसिस्ट ऑफ द रिटन सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज एंड सोर्सेज ऑफ द ऑडियो विजुअल मीडियम. यानी एंशियंट में अलग सोर्सेज यूज़ हुए, मिडीवल में अलग, और मॉडर्न के अंदर जो सोर्सेज हम लोगों ने यूज़ किए हैं वो रिटन सोर्सेज हैं. रिटन के अंदर न्यूज़पेपर्स हो गया, ये बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, हम लोग आसानी से देख सकते हैं. न्यूज़पेपर्स हो गया, पीरियोडिकल्स वो होता है जो एक पीरियड सेट होता है, वो पीरियड के अंदर वो न्यूज़पेपर्स, वो मैगजीन्स वो आता है, उसे पीरियोडिकल्स बोलते हैं. फिर डायरीज़ हो गया, जो डायरीज़ वो जो एंशियंट मतलब जो मॉडर्न टाइम में जो इम्पोर्टेंट लोग हो गए वो लोग अपनी डायरी मेंटेन करते थे, तो वो रीड करके भी हमें बहुत कुछ पता चलता है. एनसाइक्लोपीडियाज़ जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल करती है. पोस्टेज स्टैम्प्स, जो वो टाइम पे स्टैम्प्स यूज़ होते थे उससे पता चलता था. गवर्नमेंट गैजेट्स यानी गवर्नमेंट के कौन से डॉक्यूमेंट्स होते थे, डॉक्यूमेंट्स आर्काइव्स के अंदर कौन से होते थे. फिर करस्पॉन्डेंस रेफरेंस कौन सा होता था, और रेफरेंस बुक्स वगैरह. तो ये सब जो होते हैं ये सब रिटन सोर्सेज का होता है पार्ट. तो इससे हमें पता चलता है कि कौन से रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं. डू यू नो को देख लेते हैं एक बार. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जिधर रिजर्व्ड होते हैं ना, जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आज तक जो भी मिले हैं वो सब हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखे हैं, और उसको जिधर प्रिजर्व करते हैं उसको बोलते हैं आर्काइव्स. और जो आर्काइव्स है, जो नेशनल आर्काइव्स इंडिया का है वो न्यू दिल्ली के अंदर है. और पूरे एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट है ना आर्काइव, वो वही वाला है. कौन सा? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो न्यू दिल्ली में. ओके तो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि जैसे न्यूज़पेपर्स 4th पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कंसिडर करते हैं. इट्स रिटन ओवर. जैसे हम लोग न्यूज़पेपर्स को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कंसिडर करते हैं. डेमोक्रेसी क्या होता है? जो हम लोगों के पास बेसिक राइट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग आसानी से चल फिर सकते हैं, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं. ये डेमोक्रेसी, ये सब जो हमें मिली गई है उसका 4th पिलर जो होता है वो न्यूज़पेपर होता है मॉडर्न पीरियड का. यानी कि हम लोग बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं. जैसे आप लोग को पता होगा कि आज के तारीख में हम लोगों को न्यूज़ जो मिलती है न्यूज़पेपर की तरफ से मिलती है. तो न्यूज़पेपर बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. If we consider the period from 1961 to 2000, it was the beginning. Okay, तो ये period था जब we could see the beginning. There was no alternative print media. वो टाइम पे print media, newspaper ऐसा कुछ establish नहीं हुआ था. Just hold on guys. ओके तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड एवरीथिंग वो एक ऑल्टरनेटिव यूज़ बन गया. यानी प्रिंट मीडिया जो है उसका एक अपोजिट बोल सकते हैं हम लोग. जैसा इंटरनेट भी हम लोग यूज़ करते हैं आजकल न्यूज़ जो है स्प्रेड करने के लिए, लेकिन फिर भी जो प्रिंट मीडिया है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है. बिकॉज यू माइट हैव नोटिस कि इंटरनेट पे जो न्यूज़ होती है वो सब रियल नहीं होती है, कुछ फेक भी होती है. बट इफ़ यू लुक एट द न्यूज़पेपर, ओनली द न्यूज़ विच हैज़ हैपेंड, तो 99% चांसेस होते हैं कि जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ होंगी वो परफेक्ट होगी. और जो ये सब जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज होंगे जैसे इंटरनेट हो गया ये सब, तो उसके अंदर हमें ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिले. फिर हम लोग न्यूज़पेपर्स के थ्रू देख लेते हैं. ये बहुत ही ईजी पैराग्राफ है, ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर में भी है, तो इसको एक ही बार में अच्छे से ऐसा पढ़ लो कि आप लोग आंसर्स लिख पाओ. तो यही लिखा है इसमें कि न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पता चलता है कि क्या चीज़ें नेशनल यानी हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है हमें वो भी पता चलता है, और देश के बाहर इंटरनेशनल क्या हो रहा है वो भी पता चलता है, और हमारे देश का इंटरनेशनल लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम्स है और क्या
सॉल्यूशन से हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी पता चलता है। फिर हम लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है। फिर आर्ट्स ये सब जो होता है, ये जो भी आर्ट्स जो है उसके अंदर पता चलता है। फिर स्पोर्ट्स के बारे में पता चलता है। फिर लिटरेचर हो गया, सोशल कल्चरल अफेयर्स हो गए, जो भी न्यू पॉलिसीज़ आती है वो सब चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है? हमें घर बैठे बैठे न्यूज़पेपर्स की तरफ से। न्यूज़पेपर्स, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स वी कैन सिट एट एनी प्लेस एंड वी कैन फाइंड आउट अबाउट द होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। फिर जो न्यूज़पेपर है वो मैटर्स भी कंटेन करता है विच अबाउट द ह्यूमन लाइफ। फिर नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड द रीजनल एडिशंस, यानी वो लोग अपने रीजन का जो एडिशंस होता है, फिर वो लोग अपने सप्लीमेंट्स जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर न्यूज़पेपर्स ऑफ द वेरियस मूवमेंट्स, जैसे डेलीज़, वीकलीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब मैगजीन्स, ये सब चीज़ें जो होती है इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर। जैसे मैगजीन्स हो गए, ये सब कुछ जो भी आता है इट्स ऑल विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स। फिर न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स स्पेशल सप्लीमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी जो जैसा हमारे ईयर एंड होने वाला होता है ना, तो वो टाइम पे न्यूज़पेपर एक इवेंट्स ऑफ द ईयर दे देता है, जिसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेके पूरे एंड तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है वो सब उसके अंदर मेंशन होती है। सो इट बेसिकली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर। विद दिस आई कंप्लीट विद मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर। नाउ वी हैव टू डू प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आई होप इट इज़ बीइंग वेरी ईजी और आप लोग बहुत आसानी से समझ पा रहे हो। इफ़ सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मलिहा शेख. It will be more easy for you all to have a look. See, this is a quite easy chapter and I will try my very best to explain you all in a very easy manner. So my only request to you people is to subscribe my channel. I want 1000 subscribers as soon as possible, and I am very sure that you all can really do it. Thank you. Okay, so Press Trust of India. तो ये 1953 से ये स्टार्ट हुआ था. आफ्टर 1953 प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बिन इम्पॉर्टेंट सोर्स. तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है प्राइमरी डिटेल्स के लिए, यानी जो छोटे से छोटे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जो आर्टिकल्स, जो वो सब चीज़ें वो जो है ये प्रोवाइड करता है. फिर क्या प्रोवाइड, जैसे कि रिपोर्ट्स हो गया, कुछ फ़ोटोग्राफ्स हो गए, फाइनेंशियल और साइंटिफिक इश्यूज़ हो गए न्यूज़पेपर्स के, तो वो सब ये प्रोवाइड करता है हमें. फिर पीटीआई ने ना ऑनलाइन सर्विस भी स्टार्ट कर दिया ना. यू कैन यू नो फ़ोन ऑनलाइन, ये सब तो सभी चीज़ में ज़रूरी हो गया. इंटरनेट इतना आजकल यूजेज हो गया है. फिर 1990s में पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग द सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट. तो सैटेलाइट्स का भी स्टार्ट हो गया, मतलब टेली प्रिंटर्स यूज़ करने की बजाय उन लोगों ने क्या कर दिया, जैसे कि मतलब ना बहुत इजी हो गया ना. हम उन लोग टेक्नोलॉजी, यानी जो सैटेलाइट है इसकी मदद से वो लोग ने पूरा वर्ल्ड वाइड में न्यूज़ स्प्रेड करने लगा इंस्टेड ऑफ द टेली प्रिंटर्स. यानी पहले प्रिंटर्स का यूज़ होता था, लेकिन अब क्योंकि सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट हो गया टेक्नोलॉजी का, तो बहुत ईजी हो गया. दिस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न. अभी जब भी हम लोग मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री लिखेंगे, तो जब हम लोग मेंशन करेंगे सोर्सेज, तो उसमें ये न्यूज़पेपर्स हो गया और ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये सब लिखना बहुत ज़रूरी होता है. दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी इफ़ योर बेसिक नॉलेज इज़ गुड इनफ. फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, या अगर आप लोग मुझे कुछ बड़ा डाउट है, you all wanna ask me in person, then you all can say me. I will give you my email ID. You all can even mail me there if you all have any doubt regarding this chapter. If you all want me to give you all question answers, so even I can do that as well, because it's just too easy. Just आप लोग को समझना है, बहुत easy chapter है. फिर ये दो हम लोगों को डू यू नो दिया गया है, जिसमें ये तो जेल के ऊपर पोस्टेड स्टैम्प्स के बारे में दिया गया है. You all can read it once if you all want. Next we go on. ये दो बॉक्स मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ बिकॉज शायद पोर्शन के हिसाब से अभी नहीं होगा, वो कट किया जाएगा शायद. बट इन केस इफ़ इट्स देयर, देन इफ़ यू ऑल वांट मी टू एक्सप्लेन इट, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल द डू यू नो. प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू ऑल वांट मी टू टेल यू ऑल. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स की. ओके, तो जो पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से खुद से कुछ रिवील नहीं करते, बस वो एक छोटा सा स्टैम्प्स होता है. लेकिन जो हिस्टोरियंस होते हैं जब उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो लोग इतना माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं कि पोस्टेज स्टैम्प्स भी बहुत कुछ बोल जाते हैं. जैसे कि जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से लेके इंडिपेंडेंस तक का जो हमारे पोस्टेज स्टैम्प्स है वो बहुत चेंज होते गए. यानी कि बहुत सारी चेंजेस होते गए उसकी साइज़ में, उसके स्टैम्प्स में, उस स्टैम्प्स के अंदर क्या लिखा गया, क्या कौन सी फ़ोटो लगी, कौन से कलर का हुआ, क्या सब्जेक्ट्स थे. तो ये सब चीज़ें जो है हमें बहुत हेल्प करती है ये जानने के लिए कि उस वक्त मतलब वो पीरियड में कैसा चीज़ें थी, क्या हो रहा था, क्या नहीं. तो इट्स ऑल बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्स.
और जो पोस्टेड स्टैम्प्स होता है ना उसमें ज़्यादा करके पॉलिटिकल लीडर्स हो गया, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिर या कोई इवेंट हो गया, गोल्डन, सिल्वर, डायमंड जुबलीज हो गई, सेंचुरी हो गया, बाई सेंचुरी, टर सेंचुरी, ये सब जो भी होता है ये सब डिफरेंट इवेंट्स होते हैं और ये सब इवेंट्स की पिक्चर्स उसमें मोस्टली स्टैम्प्स में होती है। शायद आप लोग ने देखे भी होंगे स्टैम्प। सी दिस इज़ वन काइंड ऑफ स्टैम्प। ऐसा होता है स्टैम्प जिसके अंदर कुछ भी फ्लावर्स हो गया, बर्ड्स हो गया, या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर हो गया, तो या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया, तो वो सब बताया जाता है स्टैम्प्स के अंदर। तो वो एक वैल्यूएबल क्या बोल सकते हैं उसको, एक इम्पॉर्टेंस बन जाता है सोर्सेस के अंदर हिस्ट्री के। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं मटेरियल सोर्सेस के अंदर। मटेरियल सोर्स वो होता है जो वो लोग इस्तेमाल करते थे और जो यूजेज की वजह, जैसे एग्जांपल कॉइन हो गया, कॉइन्स तो वो लोग यूज़ करते थे। जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो गए, यानी वो लोग प्रे करने कहाँ जाते थे, तो इससे हमें रिलीजन पता चलेगा कि कौन सा रिलीजन होता था, कैसे प्रे करते थे। फिर थिंग्स वो लोग जो डेली यूज़ करते थे, यानी कि वो लोग कैसे कपड़े पहनते होंगे, क्या यूज़ करते होंगे, वो सारी चीज़ें जो है हमें पता चलती। ऑर्नामेंट्स हो गया, फिर वो टाइम में कौन से म्यूजियम्स थे, क्लोथिंग जैसे मैंने बोली अभी, आर्किटेक्चर क्या था, यानी जो उन लोगों ने स्ट्रक्चर्स या कुछ ऐसे बनाए होंगे तो कैसे बनता था, वो सबकी माइन्यूट डिटेल से हमें पता चल जाता है कि कैसे वो लोग रहते होंगे। सो इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी फिर सील्स हो गया, सील्स भी आप लोग को पता होगा। तो ये सब चीज़ें अभी जब हम लोग पढ़ते आगे, विल डू सी चैप्टर्स अबाउट टू एंड, जस्ट एक ही पेज बचा है, जस्ट कोऑपरेट विद मी प्लीज़। आप लोग आसानी से पूरा चैप्टर समझ जाएंगे, बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, तो ये रहा 1 रुपये का कॉइन, जो शायद आज भी आप लोग, बहुत लोगों के पास होएगा अभी भी, और ये बिल्कुल ऐसा है आज। इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं कॉइन्स में अबाउट टाइम, बट दैट्स व्हाट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो जो कॉइन्स है उसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं, जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स हो गया, वो सब चेंजेस जो आते गए, जैसे पहले कैसा कॉइन था, फिर अभी कैसा है, बीच में कैसा था, अब आगे जाके कैसा होगा, तो ये सब की मदद से हम लोगों को पीरियड ऑफ चेंजेस पता चलते हैं। ओके, तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक बैंक है जो नोट्स वगैरह जो है प्रिंट करती है। उसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में, इवन आई स्टे इन मुंबई। आप लोग कहाँ रहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, फिर कॉइन्स फ्रॉम 1950 टू दोज ऑफ प्रेजेंट। तो फिर जो 1950 से कॉइन्स यूज़ होते थे तो आज तक, तो उसके अंदर कौन सा मेटल यूज़ होता था, फिर उसका शेप्स कैसा रहता था, फिर डाइवर्सिटी जो उनके सब्जेक्ट्स थे वो कैसे टुगेदर हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशूज़ ऑफ इंडिया। तो जो इशूज़ हो रहे थे कंटेम्प्रेरी इशूज़ पास्ट में अभी में, तो वो सब जैसे मैंने बोली कि वो सब पता करने में मदद करता है। इट कन्वेज द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मर्स। ओके, तो यही मतलब कि हम लोगों को एक मैसेज मिल जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल है, कैसा है, कितना पॉपुलेशन है, क्या है। फिर कॉइन्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर बता देते हैं, इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर का, फिर फार्मर्स का। ओके, बहुत ईजीली समझ में आ रहा होगा आई होप। फिर म्यूजियम्स, नेक्स्ट पार्ट है म्यूजियम्स, बस चैप्टर ओवर होने वाला है। ओके, तो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर सबके पास में म्यूजियम्स है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करते हैं हमारी कल्चरल और सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट, यानी कि वो हमारा कल्चर कैसा है, हमारा सोशल लाइफ कैसा है, वो सबको एक रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या मदद करता है, म्यूजियम्स मदद करता है। और वो मेजॉरिटी हर स्टेट के अंदर, वो हमारा हिस्ट्री को समझने में मदद करता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम हो गया मुंबई में है जो, फिर रिज़र्व बैंक म्यूज़ियम हो गया जो पुणे सिटी के अंदर है। फिर गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स के अलावा भी कुछ प्राइवेट कलेक्टर्स भी होते हैं जिनका खुद का म्यूज़ियम होता है, यानी म्यूज़ियम या तो गवर्नमेंट म्यूज़ियम हो सकता है या तो प्राइवेट हो सकता है। तो जो प्राइवेट म्यूज़ियम होता है वो अपने सब्जेक्ट्स पे बेस होता है, जैसे कि कॉइन्स हो गया, नोट्स, लैम्प्स, नट क्रैकर्स, डिफरेंट शेप्स के अंदर जो होते हैं, क्रिकेट इक्विपमेंट्स, कुछ भी, मतलब वो लोग प्राइवेट है म्यूज़ियम, तो वो लोग अपना जो भी इंपॉर्टेंस उनके पास में होगा तो उसके ऊपर वो लोग जो है वो बताना शुरू कर देते, तो एक म्यूज़ियम बन जाता है। तो दैट कुड बी कॉल्ड एज द प्राइवेट म्यूज़ियम बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट गेट्स इन्वॉल्व इन इट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेज यानी माउथ टू माउथ जो जनरेशन्स के पास पहुंचता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा दी हूँ, दैट इज़ माउथ टू माउथ। ओके, तो अभी आप लोग ये चैप्टर पढ़ोगे, अब आप अपने फ्रेंड्स को शायद पढ़ा दोगे ये चैप्टर, टीचर आपको पढ़ाएगी, तो दैट इज़ माउथ टू माउथ शेयरिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमारी जो दादी नानी होती थी वो शायद हमें पुरानी स्टोरी सुनाती होंगी, उनकी नानी नानी उनको पुरानी स्टोरी सुनाते होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो अपना कल्चर है उसको वो लोग कंटिन्यू रखते हैं। टू कंटिन्यू द कल्चर एंड एवरीथिंग दे डू समथिंग एंड दैट इज़ कॉल्ड एज शेयरिंग ऑफ द स्टोरीज एंड शेयरिंग ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड एवरीथिंग वाया माउथ, एंड दैट इज़ नोन एज ओरल सोर्सेज।
तो ओरल सोर्सेज के अंदर फोक टेल्स हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गया, तो ये सब भी ये लोग यूज़ होते हैं। जैसे कोई हम लोगों के जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं, बेसिकली फोक टेल्स हो गया, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स हो गए, कोई बैलेड्स हो गया, मराठी वर्सेस जो होते हैं, तो ये सब हम लोग गाते हैं और इससे क्या होता है, हमारा ओरल सोर्सेज बढ़ जाता है। ठीक है। फिर पोवाड़ाज हो गया, लोक शाहिर, अन्ना भाव साठे, ओके, जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स, ओके। शाहिर अमर शेख हो गया ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। तो ये सब जो भी है, दिस आर पार्ट ऑफ दी ओरल सोर्सेज। अब ओरल सोर्सेज हो गया, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑडियो विजुअल सोर्सेज। बहुत ईजी है ये तो। टेलीविज़न हो गया, फिल्म्स जो देखते हैं हम लोग, फिर इंटरनेट, ये सब को बोलते हैं ऑडियो विजुअल मीडियम। वो मीडियम्स, ऑडियो यानी सुनना, विजुअल यानी देखना, तो वो चीज़ें जिसकी मदद से हम लोग देख भी सकते हैं और वही टाइम पे सुन भी सकते हैं। सुनना और देखना दोनों काम जब एक साथ हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल मीडियम। ये मीडियम्स हमें किससे मिलते हैं? टेलीविज़न हो गया हमारा, इंटरनेट हो गया यानी मोबाइल हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब जो भी चीज़ें, इसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल मीडियम्स। फिर डोमेस्टिक और फॉरेन टेलीविज़न चैनल्स होते हैं विच कम अंडर हेड। जैसे डोमेस्टिक चैनल्स वो जो इंडिया के चैनल्स हो गए, जैसे हमारे सीरियल, स्टार प्लस, ये सब जो भी चैनल्स हैं सब इंडिया के चैनल्स है ना। और फॉरेन चैनल्स हो गए जैसे हिस्ट्री चैनल हो गया, डिस्कवरी चैनल हो गया। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ऑडियो विजुअल सोर्सेज। Okay, so last part of the chapter and then we are just done with the first chapter. I hope it was very easy. The Film and Television Institute of India, FTII. The Government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose of providing public education. तो 1960 के अंदर पुणे के अंदर जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो ये पब्लिक को एजुकेशन देने के पर्पस से स्टार्ट हुआ था। तो ये बहुत सारे इंडियन न्यूज़ के रिव्यू देता था, जैसे कि हमारा इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो गया, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स किस पे, पॉलिटिक्स पे, अगेन सोशल इश्यूज़, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब जो ये सब के बारे में जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था ये FTII, ओके। फिर डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन prominent social leaders, on people who have made major contributions for the country about the important locations of India. तो ये क्या होता है ना, जो डिपार्टमेंट जो है ये डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज़ करता है हमारा सोशल लीडर्स के बारे में कि कैसे है लीडर्स, जैसे कोई लीडर कोई स्पीच दे दिया या फिर वट एवर इट इज़, तो इट हेल्प्स अस इन लुकिंग एट दीज, और फिर उनका लोकेशंस भी पता चल जाता है हमें कंट्रीज़ का। और ये सब सारी चीज़ें जो है किस में हेल्प करती है, मॉडर्न इंडिया स्टडी करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ओके। तो ये इसमें यही लिखा है कि हम लोगों ने जो है रिटन सोर्सेज देख लिए मॉडर्न इंडिया के जो भी थे। फिर 21st सेंचुरी है आज की तारीख में और टाइम बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है भाग रहा है, तो अभी हमें पता नहीं कि और आगे क्या सोर्सेज होंगे और आगे और क्या क्या चेंजेस आएंगे, और बहुत सारी चेंजेस जो है आते गई। जैसे कि पहले लैंडलाइन नंबर होता था, फिर टेलीफोन्स आ गया, लैंडलाइन टेलीफोन्स था, फिर वहाँ से सेलफोन्स आ गए, और फिर जो गैजेट कॉल्ड पेजर करके गैजेट होता था विच वॉज नथिंग बट लाइक अ सेल फोन, जिससे हम लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते थे। बेसिकली पीपल्स यूज्ड टू कांटेक्ट ईच अदर, तो वो नोन एज पेजर यानी कि वो टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि वाओ क्या फ़ोन है, मतलब इट वॉज नॉट फ़ोन इन्वेंट नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा था कि हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। बट लेकिन वो बहुत जल्दी ही मतलब उसका काम पूरा तमाम हो गया, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ओके। तो अभी इंटरनेट के अंदर तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से लेकर, हम किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, जस्ट टेक योर फोन, ओपन योर गूगल एंड जस्ट सर्च इट, यू विल गेट एवरीथिंग, ओके। ट्रुथ एंड डेंसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन तो डाल देते हैं, लेकिन कोई उसे वेरीफाई करने वाला चाहिए। जैसे कि अभी मैं आप लोग को कोई एजुकेशन दे रही हूँ, दिस इज 100% आई नो कि व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल इज़ ट्रू, और जो मैं आप लोग को सिखा रही हूँ वो टेक्स्ट बुक में लिखा है, मैं वही आप लोगों को बस एक सिंपली लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो दिस इज़ ईजी फॉर एवरी वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। लेकिन किसी ने इसको वेरीफाई किया है नहीं। वैसे जो इन्फॉर्मेशन जो विकीपीडिया वगैरह जो इंटरनेट पे दी होती है, तो क्या पता क्या प्रूफ है इसका कि 100% जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही हो, बिकॉज किसी ने उसको वेरीफाई नहीं किया है अभी तक का, बस इंटरनेट पे दिया है, हम लोग उसे देख लेते हैं, रेफ़र कर लेते हैं, या किसी मतलब, बट इट इज़ नॉट 100% वेरीफाइड ना। तो लास्ट पैराग्राफ में बस यही दिया है कि अभी हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ईजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड एवरीथिंग।
ओके, सो मटेरियल्स वगैरह सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है. सिंस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री टचेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, efforts for preservation of such sources are made at all levels. We should also contribute to this effort. यानी कि जो हिस्ट्री है वही हमें प्रोवाइड करती है पास्ट के बारे में जानने के लिए, और ये हमारी पूरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ यानी हमारी लाइफ के हर कोने कोने को टच करता है. दैट इज़ वन सब्जेक्ट एंड दैट इज़ हिस्ट्री. तो वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि हिस्ट्री आगे बढ़ता रहे और हम लोग जो सोर्सेज है उसको प्रिजर्व करते रहे. जो हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज होंगे, हमारे नाना दादी के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ चीज़ें अगर होगी तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हम भी उसे प्रिजर्व करें ताकि वो आने वाली जनरेशन पढ़ सके. तो विद दिस आई कंप्लीट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. बहुत ही ईजी चैप्टर था और बहुत ही छोटा चैप्टर था. तो ये पूरा चैप्टर है, होप मैंने कर ली हूँ. रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आंसर्स है. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को दे दूँ तो ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट. बस आप लोग को क्या करना होगा, कमेंट करना होगा कि प्लीज़ गिव अस द क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग. अगर सब चीज़ समझ में आया होगा तो क्या करना पता है, शेयर कर देना वीडियो को. थैंक यू. And as soon as I reach 200 subscribers, I will reveal my face. Okay, bye bye.